नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज हो गया 19 अक्टूबर 2020। तो आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और हाँ, अपने तरफ से एक प्यारा सा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। तो आज की सबसे पहली खबर है, हे छठी मैया, नहाए खाए के साथ महापर्व छठ शुरू हो गया है। राज्यपाल और सीएम ने दी शुभकामनाएं। कोरोना को लेकर सजग रहने की दी सलाह। लोक आस्था का महापर्व छठ की आज यानी बुधवार से चालू हो गया है। नहाए खाए के साथ शुरुआत हो गई यह पर्व। 4 दिवसीय इस महापर्व को लेकर राज्यपाल फागू चौहान और सीएम नीतीश कुमार ने बधाई दी। लोगों को शुभकामनाएं देते हुए नीतीश कुमार ने ट्विटर पर लिखा है कि लोक आस्था का ये महापर्व छठ के अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को सचेत रहना नितांत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लोक आस्था का यह महापर्व आत्मानुशासन का पर्व है, जिसमें लोग आत्मिक शुद्धि और निर्मल मन से अस्तांचल और उदीयमान भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। सीएम ने राज्यवासियों से अपील की है कि वे इस महापर्व को मिलजुल कर आपसी प्रेम और पारस्परिक सद्भाव और शांति के साथ मनाएं। साथ ही कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपने तरफ से पूरी सावधानी बरतने की सलाह दी। और कोरोना के संक्रमण से बचाव का सबसे अच्छा उपाय सोशल डिस्टेंसिंग है, तो बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। क्या आपको पता है कि छठ पर्व में नहाए खाए के दिन कद्दू खाने का महत्व क्यों आवश्यक है? तो आइए जानते हैं। नहाए खाए के साथ छठ की शुरुआत यानी कि बुधवार से हो गई है। पहले से गंगा स्नान करने के बाद कद्दू भात और साग खाते हैं। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में लौकी का काफी प्रचलन है। छठ व्रती कद्दू का सेवन जरूर करती हैं। और राजधानी पटना के सब्जी बाजारों में आज यानी कि बुधवार को कद्दू का डिमांड काफी बढ़ गया था। ऐसी मान्यता है कि सरसों का साग, चावल और कद्दू खाकर व्रत का आरंभ किया जाता है, इसलिए व्रत से पहले दिन को नहाए खाए कहते हैं। माना जा रहा है कि यह दोनों सब्जियां पूरी तरह से सात्विक होती हैं और इसमें सकारात्मक ऊर्जा संचार करने की क्षमता होती है। और साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो कद्दू आसानी से पच भी जाता है। नहाए खाए के दिन खास तौर पर कद्दू की सब्जी बनाई जाती है। व्रत रखने वाले इसे ग्रहण करते हैं और धार्मिक मान्यताओं के अलावा इसे खाने के बहुत से फायदे हैं। कद्दू में एंटीऑक्सीडेंट्स पर्याप्त मात्रा में होते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और व्रती बीमारियों से बचते रहते हैं। और इसके अलावा कद्दू में डाइटरी फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। इसके सेवन से पेट से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। पटना के सब्जी मंडी में गंगा स्नान कर कद्दू की खरीद कर रही महिलाएं कहती हैं कि आज के दिन कद्दू का विशेष महत्व है। कद्दू चावल और साग खाकर ही छठ व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत करती हैं और सदियों से आज के दिन कद्दू चावल खाने की प्रथा चली आ रही है, जिसे आज भी छठ व्रती पूरी निष्ठा से निभाती हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ पर महंगाई की मार, पूजन सामग्री सहित सामान के दोगुने दाम। लोक आस्था का महापर्व छठ यानी कि बुधवार से जो शुरू हो गया है, 4 दिन के इस महापर्व पर भी कोरोना का संक्रमण का असर दिख रहा है। फल, बांस और मिट्टी के चूल्हा से बाजार सज चुके हैं, लेकिन हर चीज के दाम पर महंगाई छाई हुई है। पिछले साल की तुलना में कई चीजों के दाम दुगने हो गए हैं। ऐसे में छठ व्रती के लिए पूजा सामग्री खरीदना काफी कठिन हो गया है। कोरोना के कारण पिछले 7 महीनों में जो लोगों की आमदनी घट गई है, ऐसे में छठ पूजा व्रती पूजा सामान खरीदारी में कटौती करने लगे हैं। इंडो नेपाल सीमा पर भी छठ की धूम, तैयारियों में जुटी हैं छठ व्रतियां। आस्था और उपासना के महापर्व छठ की शुरुआत आज यानी कि बुधवार से नहाए खाए के साथ चालू हो गया है। भारत के साथ साथ नेपाल में भी इस पर्व को काफी धूमधाम से मनाया जाता है। और कोरोना के बावजूद इंडो नेपाल सीमा पर छठ व्रती उत्साह के साथ इस महापर्व की तैयारियां कर रही हैं। नारायणी नदी के तट पर प्रसाद बनाने वाले अनाज को धोकर सुखाने समेत घाटों की सफाई जैसे कार्यों में जुटी हैं। आस्था और उपासना के सबसे बड़े पर्व छठ पूजा का आगाज जो है नहाए खाए के साथ शुरू हो गया और 4 दिनों तक मनाए जाने वाले इस पर्व की तैयारियां में छठ व्रती जुट गई हैं और प्रसाद बनाने वाले अनाज को सुखाने की तैयारी कर रही हैं। इंडो नेपाल सीमा पर भी छठ व्रतियां में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
छठ व्रती महिलाएं प्रसन्नता पूर्वक उत्साह के साथ नारायणी गंडक नदी के तट पर पूजा की तैयारियां कर रही हैं। बिहार में दिख रहा है ठंड का असर, कल रात के तापमान में होगी गिरावट। जिले के उत्तर भारत में पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और वर्षा के कारण बिहार राज्य में ठंड का असर दिखने लगा है। रात के तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है। मौसम वैज्ञानिक अमित शाह ने बताया कि 24 घंटे के दौरान रात के तापमान में गिरावट देखने को मिली है। सीजन का पहला सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में वर्षा हुई है। पर्वतीय राज्यों पर हुई ताजा बर्फबारी और ठंडक उत्तर पश्चिमी हवाओं के साथ मैदानी इलाकों पर भी पहुंचेगी। 18 नवंबर से बिहार के अधिकांश जिलों में रात के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। पश्चिमी विक्षोभ अक्टूबर से लेकर फरवरी तक भारत के प्रभावित करती है, जिसकी उत्पत्ति मेडिटेरियन कैस्पियन सागर में होती है और इस कारण नमी की मात्रा अधिक हो जाती है और बारिश देखने को मिलता है। इस सीजन में पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही वर्षा और बर्फबारी देखने को मिलती है। पटना में गंगा घाटों पर 500 मजिस्ट्रेटों के साथ हजारों पुलिस अफसर रहेंगे तैनात। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का 4 दिवसीय अनुष्ठान आज से बुधवार से शुरू है। इसे लेकर पुलिस मुख्यालय ने बताया कि छठ पर्व को लेकर बिहार में कुल 500 मजिस्ट्रेट के साथ 1000 से अधिक पुलिसकर्मी यानी कि अफसर और हजारों संख्या में पुलिस बल तैनात रहेंगे। घाट पर आने वाले व्रतियों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए मास्क पहनना और सैनिटाइजर का उपयोग करने की अपील की जाएगी। छठ महापर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ बुधवार से शुरू हो गया है। आज यानी कि बुधवार से श्रद्धालु गंगा स्नान करके और जल लेने के लिए घाटों पर पहुंच रहे हैं। इसे लेकर सुबह 4 बजे से गंगा घाट मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए गंगा में स्नान करने पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं से स्नान न करने और घर पर ही महापर्व मनाने की अपील की गई है। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार के सभी गंगा घाटों पर पुलिस जवान तैनात रहेंगे। पुलिस मुख्यालय ने छठ पर्व के दौरान विधि व्यवस्था की समस्या न हो सके, इसे लेकर पटना पुलिस ने पूरी तैयारी करने का निर्देश दिया है। छठ घाटों से लेकर सड़कों तक पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके साथ ही छठ घाटों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। छठ घाटों के आसपास श्रद्धालुओं के साथ किसी प्रकार की छिनतई या लूटपाट न हो सके, इसके लिए किक मोबाइल की टीम सिविल ड्रेस में तैनात किया गया है। पदभार ग्रहण करते ही बोले मंत्री रामसूरत कुमार कि भ्रष्टाचारियों और दलालों की अब खैर नहीं। नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही मंत्रियों ने अपने कार्यकाल जाकर पदभार ग्रहण करना शुरू कर दिया। एक बात तो तय है कि तमाम मंत्रियों को अपने क्षेत्र में बेहतर काम करना होगा, इसलिए बिना किसी देरी के सभी अपना चार्ज संभाल रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत कुमार ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया है। पदभार संभालते ही मंत्री रामसूरत कुमार ने साफ कर दिया कि भ्रष्टाचारियों और दलालों की अब खैर नहीं है। भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जाएगा और जो काम अधूरा है उनको पूरा किया जाएगा। चुनौतियां हर जगह हैं और जब तक जीवन रहता है तब तक चुनौती रहती हैं। राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जिसके पास चुनौती नहीं रहेगी वह कार्य नहीं कर पाएगा। विभाग लोगों के लिए लगातार कार्य कर रही है और आगे भी करेगी। हमारी पहली प्राथमिकता होगी लोगों को अपने कार्य के लिए ज्यादा चक्कर न लगाने पड़े, उनका कार्य आसानी से हो सके और जो कार्य करने वाले लोग हैं वही रहेंगे। जो कार्य नहीं करेंगे उनकी विभाग में कोई जगह नहीं। रामसूरत कुमार मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ये मंत्री बोले। लालू यादव का नीतीश और बीजेपी पर हमला, कहा कल तक खोज रहे थे, आज मेवा मिला तो मौन हो गए। रांची में चारा घोटाला में सजा याफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नियुक्ति घोटाले में आरोपी को शिक्षा मंत्री पद दिए जाने को लेकर नीतीश और भाजपा पर हमला बोला। लालू ने ट्वीट कर लिखा कि विडंबना देखिए, जो भाजपाई कल तक मेवालाल को खोज रहे थे आज मेवा मिलने पर मौन धारण कर लिए। लालू यहीं नहीं रुके, उन्होंने लिखा कि तेजस्वी जहां पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख नौकरियां देने के लिए प्रतिबद्ध थे, वहीं नीतीश कुमार ने पहली कैबिनेट में नियुक्ति घोटाले करने वाले मेवालाल को मंत्री बना दिया और अपनी प्राथमिकता बता दिया।
अब जब मुंगेर के तारापुर विधानसभा सीट से जीतकर आए जदयू नेता को जब शिक्षा मंत्री बनाया गया तो एक बार फिर से यह मामला गर्मा गया। तमाम विपक्षी दल इसे मुद्दा बनाना शुरू कर दिए हैं। सीपीआई एमएल के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि यदि मेवालाल चौधरी को मंत्रिमंडल से अविलंब बर्खास्त नहीं किया गया तो पार्टी धारावाहिक आंदोलन में उतरेगी। और राज्य कमेटी की बैठक में उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को शिक्षा विभाग दिया गया तो कृषि विश्वविद्यालय में गड़बड़ी को लेकर कभी खुद सीएम द्वारा ही पार्टी से निकाला गया था। नियुक्ति घोटाले में नीतीश कुमार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी पर लगे आरोप पाए गए थे सही। रिटायर्ड जस्टिस ने की थी जांच। बिहार कृषि विश्वविद्यालय BAU में वर्ष 2012 से 13 के दौरान हुए नियुक्ति घोटाले में तत्कालीन वीसी और वर्तमान में मंत्री बनाए गए मेवालाल चौधरी पर लगे आरोप सही पाए गए थे। राज्य भवन द्वारा नियुक्ति में हुई अनियमितता की जांच का निर्देश दिए जाने के बाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ने इसकी जांच की थी। राज्य भवन के निर्देश पर ही फरवरी 2017 में पूर्व कुलपति के खिलाफ सबौर थाना में केस दर्ज किया गया था। पुलिस की जांच में उन पर लगे आरोप सही पाए गए थे, पर अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। एसएसपी का कहना है कि कुछ बिंदुओं पर जांच जारी है, इसलिए चार्जशीट दाखिल नहीं की जा सकी। पटना छठ के लिए 107 घाट हुए हैं तैयार। लोगों को जाना होगा पैदल पटना में छठ के लिए। इस बार कुल 107 घाट बनकर तैयार हो चुके हैं। प्रशासन ने पहले 90 घंटों पर ही छठ कराने की तैयारी की थी, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 107 हो गई है। इन घाटों पर छठ करने के लिए लोगों को पैदल ही जाना होगा। साइकिल से लेकर 3 पहिया और 4 पहिया वाहन पर जाने पर रोक होगी। घाटों पर शौचालय, चेंजिंग रूम आदि बनकर तैयार हो गए हैं। ऐसे घाट जहां कम भीड़ होने की उम्मीद है उनमें दीघा, LCT, कलेक्टर, कालीघाट और NIT आदि प्रमुख हैं। कालीघाट से दीदारगंज तक लोगों को कम पैदल चलना होगा, लेकिन दीघा से कलेक्टर घाट तक जो भी छठ करने जाएंगे उन्हें काफी दूर तक पैदल जाना होगा। पहले 22 घाटों को खतरनाक घोषित किया गया था, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़कर 24 हो गई है। बंसी घाट और अंटा घाट को भी खतरनाक घाट की श्रेणी में शामिल किया गया है। दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन शादियों में सिर्फ 50 मेहमानों की छूट को मंजूरी और छठ पर रोक जो है बरकरार रहेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं दी सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा मनाने की अनुमति। कहा जिंदा रहोगे तो कभी भी पर्व मना लेंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सार्वजनिक स्थानों पर छठ पर्व मनाने को लेकर दिल्ली में सियासी घमासान जारी है। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि इस बार सार्वजनिक स्थानों पर छठ पर्व नहीं होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कोविड-19 के मद्देनजर तालाबों और नदी के किनारे जैसे सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा मनाने की अनुमति से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि जिंदा रहेंगे तो कभी भी पर्व मना लेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर राजनीतिक घमासान बढ़ा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल को कहा नमक हराम। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की वजह से सार्वजनिक रूप से छठ पूजा पर बंदिश और राजनीतिक घमासान की वजह बन गया। भाजपा ने इस मुद्दे पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ पोल खोल दिया। भाजपा सांसद और दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नमक हराम कहते हुए खूब खरी खोटी सुनाई। तो उत्तरी दिल्ली के महापौर में जयप्रकाश ने कहा कि वह मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल को पत्र लिखकर फैसले पर पुनर्विचार की अपील करेंगे। इससे पहले मंगलवार को भी भाजपा के पूर्वांचल प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रोष व्यक्त किया था। मनोज तिवारी ने बुधवार को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा कि कमाल के नमक हराम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। कोविड के सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन कर आप छठ नहीं रोकने देंगे। गाइडलाइन सेंटर से मांग का झूठा ड्रामा और अपने लोगों से करवाते हैं। तो बताएं ये 24 घंटे शराब परोसने के लिए परमिशन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए थी? बोलो सीएम। बॉर्डर पर सैनिकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हां फ्रेंड, बॉर्डर पर सैनिकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। -40 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी होगा बेअसर। चीन के सामने डटे भारतीय सैनिकों के लिए लद्दाख में बनाए गए स्पेशल घर। चीन के साथ लद्दाख में
टकराव में कमी नहीं आने और सर्दियों में तापमान में भारी गिरावट को देखते हुए भारतीय सेना ने यहां तैनात हजारों सैनिकों के लिए आधुनिक आवास की व्यवस्था की है। इस मामले से जुड़े अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के किसी भी दुस्साहस को रोकने के लिए हजारों सैनिक तैनात हैं और मई से ही पोजीशन संभाले हुए हैं। भारतीय सैनिक जिन इलाकों में तैनात हैं उनमें से कुछ जगहों पर -40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसके अलावा अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में 30 से 40 फीट तक बर्फ हो सकती है। एक अधिकारी ने बताया, सालों से यहां बनाए जा रहे हैं समुचित व्यवस्थाओं वाले स्मार्ट कैंपस के अलावा आधुनिक आवासीय प्रबंध भी किए गए हैं, जिनमें बिजली, पानी, हीटिंग फैसिलिटी, हेल्थ और हाइजीन का अच्छा ध्यान रखा गया है। सैनिकों को किसी चीज का अभाव नहीं है और वो किसी को भी चुनौती देने के लिए तैयार रहेंगे। लव जिहाद कानून पर मध्य प्रदेश के प्रोटीम स्पीकर का विवादित बयान। कितनी नरगिस ने सुनील दत्त से की शादी। मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी कर रही है। हाल ही में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी घोषणा की थी। इसके बाद से सियासी बयानबाजी तेज हो गई। लव जिहाद का कानून पर मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने एक तरह से विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान और आईएसआई एजेंट सीता को रूबिया में बदलने की साजिश करते हैं। हम कब तक सीता को रूबिया बनने देंगे? कब तक हम सीता को मरने देंगे? मुझे नरगिस और सुनील दत्त की तरह सच्चा प्यार दिखाओ। बताइए कितनी नरगिस ने सुनील दत्त से शादी की। हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता केस के बाद देश भर में लगातार लव जिहाद पर कानून बनाने को लेकर आवाजें उठ रही हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कानून लाने की तैयारी कर रही है। इस मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार जल्द लव जिहाद के खिलाफ कानूनी व्यवस्था बनाएगी। बराक ओबामा के दिल की बात। ओबामा ने किताब में लिखा कि बचपन में रामायण और महाभारत की कहानियां सुनी, भारत से मेरा गहरा लगाव। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के मुताबिक भारत उनके दिल के काफी करीब है। ओबामा ने अपनी पुस्तक अ प्रॉमिस्ड लैंड में लिखा है कि उन्होंने बचपन के कई साल इंडोनेशिया में गुजारे हैं और वहां रामायण और महाभारत से जुड़ी अनेक कहानियां सुनी। ओबामा लिखते हैं कि भारत के बारे में मेरी कल्पना थी, सपने थे, लेकिन वहां जाने का मौका 2010 में राष्ट्रपति के तौर पर मिला। ओबामा ने लिखा कि भारत के लिए मेरे दिल में खास जगह है। मैंने बचपन में कई साल इंडोनेशिया में बिताए, वहां महान भारतीय ग्रंथ रामायण और महाभारत से जुड़ी कहानियां सुनी। यह लगाव शायद भी इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है। दुनिया की कुल आबादी का 6वां हिस्सा वहां मौजूद है। 2000 से ज्यादा जनजातियां हैं और 700 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।